शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास परिवार में। तो मित्र, आज की हमारी टॉपिक लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में है और आज हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में अपनी इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। हालांकि इसके पहले हमारी कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है और उन सभी टॉपिक में हम बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की है। तो आज की हमारी टॉपिक लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक। तो आज की हमारी टॉपिक में पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्या दी गई है और इन्हीं संख्याओं का आपको औसत माध्य निकालना है। तो मित्र, संख्या कितनी दी गई है? तो वो संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7। कुल संख्या जो है वो 7 है। औसत माध्य का फार्मूला होता है संख्याओं का योग, यानी ये जो संख्या दी गई है इन संख्याओं को अलग अलग आप जोड़िए। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा गया है 3 + 4 + 5 + 23 + 4 + 5 + 56। इसको जोड़ने के बाद 100 प्राप्त हुआ आप, और फिर औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 100/7 हो जाएगा क्योंकि संख्या 7 है और योग उनका 100 है। तो आप काटे पीटेंगे जब, तो आपको औसत मिलेगा जो वो मिलेगा 14.28। तो आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो मित्र, ये संख्याएं कुछ दी गई हैं, सेम उसी पैटर्न पर ये भी लगेगा। आप सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको 103.2 प्राप्त होगा और ये संख्याएं भी 7 हैं। तो 7 से आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 14.74। आगे बात करेंगे माध्यिका किसे कहते हैं। तो मित्र, माध्यिका का जो नियम है वो है, दी गई संख्या यदि क्रम में दी गई है, यानी क्रम वाइज, जैसे 1 लिखा गया है फिर 2 1 2 3 इस तरह से जैसे क्रम वाइज लिखा गया है, तो कह रहा है तो बीच की संख्या ही माध्यिका होती है। जो सबसे बीच में होगा वही माध्यिका होगी। इसका मतलब है कि दी गई संख्याओं का सर्वप्रथम आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े क्रम में, या फिर अवरोही क्रम जिसे आप बड़े से छोटा क्रम बोलते हैं, लिखा जाए। फिर बीच की पद जो होगी, जो बीच का पद प्राप्त होगा बीच में, वही होगा क्या होगा? वही होगा माध्य होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मित्र, संख्या दी गई है, फिर उसी पैटर्न में पहले वाले क्वेश्चन पे 3 6 17 25 4 18 9, इसका जब योग आप करेंगे तो आप यहाँ इस संख्या को माध्यिका के फार्मूले से ये भी लिख सकते हैं कि इसको क्रम वाइज आप लिखिए। पहले 3 लिखिए, ठीक है, 3 के बाद आप 4 लिखेंगे, 4 के बाद 6 9 17 18 25। तो बीच में जो प्राप्त होगा वही होगा माध्यिका। बीच में 9 प्राप्त हो रहा है, देखिए, ठीक है। यहाँ से इधर 3 अंक इधर है, 3 अंक इधर है 9 के। या फिर आप फार्मूला लगा दीजिए। सूत्र होता है, यदि दी गई संख्या विषम है तो माध्यिका मध्य पद का सूत्र होता है n + 1/2 वां पद। ठीक है, n + 1/2 वां पद। वां पद मतलब जो संख्या प्राप्त होगी फिर वो उस संख्या का वो पद, मतलब जो संख्या होगी वो संख्या n + 1/2 का फार्मूला लगाने के बाद आपको संख्या जो मिलेगी वो 1 2 3 4 5 6 7 से कम मिलेगी। ठीक है, तो उसी को वहाँ पद बोलते हैं। तो इसी में से वो पद लिखा जाता है। अभी आगे देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका फिर इसमें ज्ञात करा, इसमें वो चीज़ दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें संख्या दी गई है 12 5 6 18 8 9 10 11। सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलो ठीक है, हम आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में जब आप लिखेंगे, आरोही क्रम में क्या होता है मित्र, सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाती है और अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है। तो हमने आरोही क्रम में लिखा तो पहले 5 6 8 9 10 11 12 18 लिखे हम। इसके बाद क्या किया है, कुल दी गई संख्याओं की संख्या 8 है जो कि सम संख्या है। जो दी गई संख्याएं हैं इनकी संख्या जो है वो 8 है, और 8 है एक सम संख्या, यानी 2 से ये कट जाता है 8। तो आगे हम बात करेंगे जो कि सम संख्या है। इस संख्याओं का मध्य पद 9 तथा 10 है। इन संख्याओं की माध्यिका की बात अगर किया है तो 9 तथा 10 का औसत होगा। ठीक है, 9 और 10 का औसत। तो औसत निकालने क्या होता है, दोनों पदों का योग। आपका औसत मतलब होता है, औसत होता है कितना, 9 + 10। ठीक है, 9 + 10 यानी हो जाएगा 20 और बटे 9 तो आप भाग देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 9.5। ठीक है, ये आप इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको माध्यिका निकालने के लिए। ठीक है,
तो देखिए इसमें क्या होगा कि 9 और 10 के बीच में नॉर्मली ऐसे लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 9 और 10 के बीच में जब आप किसी भी संख्या का माध्यिका उस तरह से निकालेंगे तो 9 से बड़ी होनी चाहिए, 10 से छोटी, तो 9.5 होगा, स्वाभाविक है। ये इस तरह से नहीं होगा कि 9 + 10 करके आप उसको भाग देंगे, 9 10 19 होगा, और इस तरह से नहीं होगा मित्र। या फिर 19 9 दूनी 18, तो हाँ सही है, 19 बटे आप 2 कर सकते हैं तब भी आ जाएगा। 9 + 10 करके 2 बटे 2 कर दीजिए। फिर सूत्र हम दूसरा लगाते हैं, नोट। सूत्र क्या है? माध्यिका का n + 2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद बटे 2, ये फार्मूला होता है। सॉरी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 6r है और ऊंचाई h है, उससे दुगने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो मित्र यदि नए बेलन की त्रिज्या ऊंचाई r हो तो इसका क्या करना, आपको कुछ नहीं करना। देखिए इसका जो फार्मूला होता है आयतन का बेलन के 2πr² होता है, और दूसरा r कैपिटल R में आप दिया गया है तो इसको लिखेंगे दूसरे वाले को πr2h, यानी इसका बड़े वाले r का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से आप काटेंगे, पाई कट जाएगा इधर, पाई इधर, h इधर, h इधर, यहाँ बचेगा 2r, इधर बचेगा r2। फिर इसको क्या लिखेंगे आप, इसको अंडर रूट में करेंगे 2 यहाँ, क्योंकि 2r² है तो इसको जब अंडर रूट में करेंगे r की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर √2r हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें। दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटा है। धातु का आयतन आपको बताना है। चलिए आयतन बताते हैं, क्या करना है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो ये दिया है इसका ये व्यास है, व्यास बटे 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिलेगा जो, उसमें आप 0.4 को ऐड कर देंगे। आइए देखते हैं। तो आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए क्या होगा, आंतरिक त्रिज्या आप बटे 2 करेंगे 5.6 प्राप्त होगा, और 5.0.4 आप जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या टोटल, ये जो R2 की बात कर रहा है ये टोटल, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपको बताना है। तो माना कि पहले शंकु का आयतन πr1² है, प्रश्नानुसार πr1² h/πr2² है, दूसरे शंकु का ये है, और दोनों का अनुपात है 2/3। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू जब आप रखेंगे r1 और r2 का, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, h1/2 हो जाएगा बराबर 2/3 हो जाएगा। h1/2 ये 2 का वर्ग है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 1/4, और उधर जब चला जाएगा तो ये इधर जब जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4/1 हो गया, ठीक है। पलट जाता है उधर जाने के बाद, बराबर के उधर जाने के बाद। अगर इधर भिन्न में संख्या है तो बराबर के उधर जाने पर वही संख्याएँ भिन्न वाली संख्या पलट जाती हैं और गुणा में हो जाती हैं। तो h1/2 की वैल्यू जो प्राप्त हुई आपको 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8/3 प्राप्त हुआ। h1/2 को रेशियो में लिख सकते हैं 8:3, यानी h1/h2 बराबर हो जाएगा 8:3। उम्मीद करते हैं समझ होंगे। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 4:7 के अनुपात में है, यदि उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी, पाई का मान 22/7 आपको लिखना है, ठीक है। त्रिज्या दिया गया है 4x सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दी गई है l, जिसे डिनोट किया गया है 7x सेंटीमीटर, पाई RL दिया गया है 792। तो यहाँ पे इस वैल्यू में इसको सबको हम रखेंगे, और रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा मित्र, यहाँ से देखिए 22/7 पाई का मान, और फिर r की वैल्यू हम 4x, और फिर l की वैल्यू हम 7x रखेंगे, और ये बराबर है पूरा 792 के। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x देखिए 4 और 7 उधर चला जाएगा, और 22 के साथ वो गुणम हो जाएगा, 7 इधर क्या है भाग में, इधर जाएगा गुणम होगा 792 के साथ। तो यही हुआ है, और x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, दोनों का गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा। तो 792 और 4 इधर आएगा, इसके साथ गुणा होगा, नीचे भाग होगा क्योंकि इधर गुणा में है, इधर जो गुणा में है वो सब इधर भाग में हो जाएगा। तो भाग में क्या होगा 22 4 7, क्योंकि 22 गुणा में है, 4 गुणा में है, 7 गुणा में है, तो इधर भाग में चला जाएगा, और जो भाग में है इधर वो ऊपर इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 7 गुणा में हो जाएगा 792 के साथ।
तो आपको क्या मिलेगा, यक्स स्क्वायर बराबर, इसको काटे पीटेंगे तो आपको 9 मिलेगा, यक्स स्क्वायर बराबर 9, तो यक्स बराबर 3 होगा, क्योंकि यक्स गुणे यक्स बराबर यक्स स्क्वायर होता है और 3 गुणे 3 बराबर 9 होगा, तो एक यक्स आप लेंगे तो एक 3 आप लेंगे। ठीक है, ये वर्गमूल होता है। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए इस तरह से किया जाता है, अंदर की संख्या को 2 खंड में तोड़ा जाता है। त्रिज्या की बात करें तो हम 4 सेंटीमीटर माने थे, तो यक्स का मान हम रखेंगे 3, तो हमको त्रिज्या मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 और आयतन जो दिया गया है वो 1078 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई आपको बतानी है। शंकु की ऊंचाई आपको पता होगा 3x सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिज्या आपको दी गई है x सेंटीमीटर, आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है। इसी में आप रखेंगे तो आयतन आपको दिया गया है 1078 और 1/3 को आप ऐसे ही रखेंगे, पाई का मान 22/7 और यह r की वैल्यू है x2 और h की वैल्यू है x3। आप इसको जो सॉल्व करेंगे आगे तो ये है आयतन का मान 1078 और 22 और यहाँ से आपको मिल जाएगा x की पावर 3, क्योंकि ये 3 और ये 3 कट जाएगा और x यहाँ बच रहा है, x स्क्वायर में गुणा होगा, ये x2 जो है ये x स्क्वायर है। तो अब क्या करना है, x की पावर 3 आपको मिल गया, x की पावर 3 को आपको इधर लगाना है और ये संख्या इधर गुणा में उधर चली जाएगी, भाग में हो जाएगी, यानी 7 के साथ हो जाएगा गुणा, क्योंकि 7 भी भाग में है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे x की पावर 3 बराबर हो जाएगा 343 और x बराबर हो जाएगा 7। x की पावर 3 का मतलब होता है x का गुणा 3 बार, x गुणे x, यही बराबर है 343 के। 343 को आप तोड़ेंगे 3 पार्ट में तो 7 गुणे 7। अब यहाँ से आप 1x अगर ले रहे हैं, ये 1x, तो यहाँ से आप एक 7 लेंगे। ठीक है, 7 गुणा आप 3 बार करिए तो देखिए आपको 343 मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर हम बात करें, संभावनाएँ क्या हैं। तो मित्र संभावनाएँ क्या होती हैं, संभावनाएं वे सब चीज़ होती हैं जो घटना घटती है। जैसे देखिए लिखा गया है विश्व में दो प्रकार प्रयोग होते हैं। एक क्या होता है, प्रथम प्रकार के प्रयोग के परिणाम निश्चित होते हैं। ठीक है, वो निश्चित होता है कि यही चीज़ होगा, तथा बार बार इन प्रयोगों को दोहराने के बाद परिणाम एक ही आते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का परिणाम जो निश्चित होता है उसको चाहे जितनी बार आप दोहराएंगे वो परिणाम वही आएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कांच का अपवर्तनांक, मतलब जैसे शीशे का चमकना, तो रोशनी वो रिफ्लेक्ट करेगी, उसका वही काम है। कहीं भी आप रोशनी आ रही है तो शीशे को जब लगा देंगे तो वो रोशनी को वापस कर देगी। ठीक है, अगर एक बार वापस कर रही की है तो। और दूसरा क्या होता है, द्वितीय प्रकार के प्रयोग में जिन्हें बार बार दोहराने से परिणाम बदल भी जाता है, अर्थात इनके परिणाम संयोग पर निर्भर करते हैं। उदाहरण, सिक्के को फेंकने से यह निश्चित नहीं होता कि ऊपर शीर्ष आएगा या पुच्छ। पासे को यदृच्छा मतलब अपनी इच्छा अनुसार फेंकने से 1, 2, 3, 4, 5 से 5 में से कौन सा अंक ऊपर आएगा निश्चित नहीं किया जा सकता। ठीक है मित्र, किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावनाएं बताइए। तो किसी पासे को जब आप ऊपर उछालेंगे तो उसमें एक फलक आने की संभावना क्या होगी, तो वो 1 से 6 तक अंक आने की संभावना होगी। ठीक है, 1 से 6 तक। देखिए यदि किसी पासे को फेंका जाता है तो उस पर 1 से 6 में से कोई भी अंक आ सकता है, ऊपर आ सकता है 1 से 6 तक का कोई भी अंक, अतः सभी संभव परिणाम 1 से 6 तक के अंक होंगे। इस प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि की बात करें, समष्टि को यह से डिनोट करते हैं और 1 से 6 तक इसको हम मझले ब्रैकेट में लिखेंगे, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में अगर हम बात करें, एक पासे को यदृच्छा मतलब अपनी इच्छा अनुसार फेंकने पर उसकी नंबर 1 सम अंक आने की घटना आपको बतानी है और विषम अंक आने की घटना। तो मित्र क्या होता है, एक पासे में कितने अंक होते हैं, 1 से 6 तक अंक होते हैं। सम अंकों की बात करें तो सम अंक 2, 4, 6 यानी जो 2 से कट जाएँ उसे E1 से डिनोट करेंगे। और विषम अंकों की बात करें तो जो 2 से ना कटें यानी 1, 3, 5 2 से नहीं कटा, ये होते हैं विषम अंक। तो यही 3 अंक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें, समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, उनके अर्धव्यासों का अनुपात आपको बताना है। तो माना अर्धव्यास क्रमशः R1 R2 हैं और इसी क्रम में जब आप सॉल्व करेंगे R1 स्क्वायर H1 बराबर R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। यहाँ R2 स्क्वायर होगा, यहाँ देखिए R1 लिखे हैं, ये R2 होगा यहाँ पे क्योंकि 2 की बात कर रहा है। जहाँ H1 H2 दोनों ऊंचाइयाँ हैं तो इसको जब अनुपात में लिखेंगे हम R1 अनुपात R2 बराबर होगा √H1 H2 अनुपात H1। ठीक है, और दोनों का अनुपात का जो रेशियो होगा √2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है मित्र, आइए हम आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। एक बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई 264 मीटर है और उसका आयतन 924 मीटर, जहां पाई का मान आपको 22/7
मानते हुए इसके व्यास की ऊंचाई, इसके व्यास की इस इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होगा बेलन का होता है 2πr/h। ठीक है, और इसका मान आपको दिया गया है 264 मीटर क्यूब। और इसको जब आप और फिर इसी की हम आगे बात करें तो इसी को दिया गया है, उसका आयतन जो दिया गया है, आयतन दिया गया है 924 मीटर क्यूब। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। πr2h दिया गया है 924 और 2πr1h दिया गया है 264। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है और ये आयतन का क्षेत्रफल होता है। πrh आयतन होता है, 2πrh होता है वक्र पृष्ठ। तो इसी दोनों को ऊपर नीचे आप इस तरह से रखेंगे रेशियो के रूप में। आर की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो होगी, ये देखिए पाई से पाई कटा, एच से एच कटा। ठीक है, और फिर आर की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो ये 2 उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ 924 के साथ, और बराबर इसको जब काटे पीटेंगे तो 7 मीटर आपको प्राप्त होगा। D/H अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो 7 × 2, ये ऐसे ही गुणा होगा, 7 × 2/264 × 7, फिर बटे होगा 2 × 7 × 22। यहाँ 22 यानी पाई के मान आप रखेंगे तो 14/6, और इसको काटेंगे तो आप 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 यानी 7/3 प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम लिखेंगे R1/R2 बराबर 7/3। आप इसको लिख देंगे R1/R2 यानी जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो 7/3 का अनुपात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल किसे कहते हैं ये जानते हैं। यदि यक्ष का वर्ग हो तो यक्ष को यक्ष स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं। इसे √ यक्ष संकेत से व्यक्त किया जाता है। इसीलिए 5 का वर्ग यानी 5 की घात 2, और इसी को आप 5 × 5 यानी 25 लिख सकते हैं। अतः 25 का वर्गमूल 5 होगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं। तो वर्गमूल निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं मित्र। वर्गमूल निकालने की 3 विधियाँ होती हैं। एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है अनुमान विधि। ठीक है, तो आइए बात करते हैं भाग विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल निकाला। देखिए तुरंत भाग विधि से दे दिया गया है। तो ये भाग विधि होता है। इसमें क्या किया जाता है कि आप जिस संख्या से भाग दे देंगे उस संख्या को दोनों को जोड़ा भी जाता है साथ में। तो 1 से आप इसमें गुणा करेंगे तो एक बार जब ले जाएंगे इसको 1 1 कम 1, तो ये कहाँ से 1 आएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आप तो क्या आएगा यहाँ पे 56। ये सीधे ये 1 कट जाएगा, एक बार जाएगा तो यहाँ से 56 पूरा उतरेगा, और साथ में ये 1 1 दोनों जुड़ जाएगा। फिर आप कितनी बार ले जाएंगे 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे आप, ये हो जाएगा 22। अब 22 से गुणा होगा तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। ये 2 यहाँ पे प्लस करेंगे आप, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा। ये देखो 4 लिखा गया, 2 यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे उतर जाएगा। फिर कितनी बार आप ले जाना चाहते हैं 5 बार, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, फिर ये 5 नीचे जोड़ेंगे भी। तो 245 में आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 1225 मिलेगा आपको। ठीक है, ये 25 आप यहाँ से उतारे हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से 12 तरफ हुआ 56 में से घटाने पर, यहाँ से आप 25 उतारे हैं। तो 5 बार लेके 245 का गुणा 5 बार करेंगे तो 1225 मिलेगा। और जब ये पूरा आप करेंगे 1225 ये पूरा घट जाएगा और यहाँ से 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर ये आप जोड़ेंगे तो 250 यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और 125 बार जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो भाग विधि से निकलेगा, 125 आएगा। यानी 15,625 का जो वर्गमूल होगा वो 125 होगा। 125 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो 15,625 आपको मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए, तो फिर वही प्रोसीजर करना है। ये गुणनखंड विधि है। इसमें आप पहले 2 से गुणा करेंगे। अगर 2 से कट जा रहा पूरी संख्या तो 2 से कट रहा है, 2 से आप भाग देंगे तो 2 5 9 2 प्राप्त होगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 1 2 9 6 प्राप्त होगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 6 4 8 प्राप्त होगा। फिर 2 से भाग देंगे 324, फिर 2 से 162, फिर 9 से 81, फिर 9 से 9। आगे बात करेंगे औसत माध्य किसे कहते हैं। दी गई संख्याओं का औसत माध्य का मतलब है कि सर्वप्रथम दी गई संख्याओं से भाग दे देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 का मान ज्ञात कीजिए। तो मित्र इसमें क्या होगा, √3 प्लस 1/√3 प्लस 2, इसको आप क्या लिखेंगे √3 माइनस √2 का अंश और हर से गुणा करने पर ऊपर नीचे जब आप गुणा करेंगे कांजुगेट से, ये देखिए इतना ऐसे गुणा करेंगे इससे, तो ये आपस में इसका वर्गमूल हट जाएगा या एक नीचे का और चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, a + b a - b बराबर होता है a² - b²। यानी ये देखिए क्या हुआ a², ये a + b और a - b, इसका ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहाँ यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए √3 प्लस √2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √3 माइनस √2, ये देखिए यहाँ से ये वाला नीचे वाला
यही बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, होता है ना यहाँ से। तो यानी हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो वर्गमूल हट जाएगा, तो 3 माइनस 2 यहाँ से प्राप्त होगा। 3 माइनस 2 मतलब 1, नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऊपर वही रहेगा सेम, तो ऊपर वही रहेगा तो क्या होगा बराबर 1 हो जाएगा। तो आप ऊपर वही रहने दीजिए, फिर अंदर का गुणा करें, इसमें √2 का गुणा 3 में होगा, √2 का गुणा 2 में होगा, फिर 1 का गुणा 3 में, फिर 1 गुणा 2 में। तो आपको क्या प्राप्त होगा, √2 का गुणा जब 3 में होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 का गुणा जब फिर √2 का गुणा जब 2 में होगा तो 2 हो जाएगा। देखिए √2 का गुणा √2 में होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। जब √2 का गुणा मित्र √2 में होगा तो ये √1 हट जाएगा और 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 1 का गुणा √3 में होगा तो √3 हो जाएगा, और 1 का गुणा √2 में होगा तो √2 ही माइनस रहेगा। ठीक है, इसको जब आप जोड़े घटाएंगे तो आपको मिलेगा √6, फिर ये √2 यहाँ पे इसके साथ ऐड होगा, यहाँ पे √3 माइनस 2√2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। 2 फिर घन में है 32 माइनस 3, फिर घन में है 4, फिर घन में है प्लस लगा के, फिर घन में है 500 का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना, इसमें देखिएगा इसको तोड़ा है, अंदर की संख्या को 32 को तोड़ा है 2 की घात 3 में, और ठीक है, और फिर गुणे 4 माइनस 3, फिर अंदर की संख्या को 4 ऐसे ही रहने दिया है, फिर 5 को तो 500 को तोड़ा है 5 की घात 3। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस तरह से आगे जब बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 2 ये प्राप्त हो जाएगा ऐसे ही, और इसके बाद आप इसको इस पूरे को लिख सकते हैं 2 घन में 4 और -3 ये पूरा इतना, फिर ये पूरा इतना, इसको बाहर निकाल के 1 आप अंदर में 4 ले सकते हैं। ठीक है, इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9 फिर घन में 4 फिर -3 घन में 4, ये बराबर हो जाएगा 6 इतने के। ठीक है, 6 घन 4 के। तो आइए हम बात करते हैं कैसे प्राप्त होगा। देखिए 9 में से 3 घट जाएगा और 4 का घन ये जो ये है ये घन घन ऐसे ही चल रहा है, रख लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है √4 प्लस, फिर पूरे पे अंडर रूट लगा है, चढ़ गया है पूरे पे अंडर रूट, और कितना आपको मिला है 44, फिर प्लस 10,000 का मान आपको बताना है। तो इसको आप जब निकालेंगे तो इसको 4 ऐसे लिखेंगे, इसको जब 100 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, ये 100 को या तो आप 4 44 साथ जोड़िए तो 144 हो जाएगा। इन दोनों को आप एक साथ जोड़ेंगे तो 144 का वो आप 12 × 12 करेंगे, 144 का वर्गमूल कितना था 12, तो इसको साथ में आप जोड़ देंगे, 12 4 16 जगह 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। 24 में दिया 2 की घात 4 प्लस घन मूल 64, फिर फोर्थ मूल 2 की घात 8 का मान आपको बताना है, कुछ नहीं करना है इसमें क्या करना है 2 की घात 4 को आप तो इसको लिख सकते हैं, वर्गमूल में लिखा गया 2 की घात 4 गुणे 1/2 पूरे की घात, अगर यहाँ घनमूल होता तो 1/3 लिखते हैं, यहाँ ये जो 1/2 लिखा गया, फिर 4 की घात 3 यानी 64, फिर ये घनमूल है तो 1/3 यहाँ लिखा गया गुणे 1/3, 2 की घात 8 गुणे फोर्थ मूल है तो 1/4 लिखा जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 + 4 बराबर 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको जब आप तोड़ेंगे तो सबका जो घातें हैं वो घातें बराबर करने के बाद काट दी जाएंगे, और 4 + 4 4 4 सबको 4 4 प्राप्त होगा, ये देखिए तो 12 आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। वर्ग स्क्वायर किसे कहते हैं? यदि यक्स कोई संख्या हो तो यक्स गुणे यक्स बराबर यक्स स्क्वायर यक्स का वर्ग कहलाता है। इसे अवश्य याद रखें। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का 2, 2 का 4, 4 का 16, ये आपको याद रखना है। 20 तक का 20 का वर्ग करेंगे 400 स्टार्ट होगा। तो 26 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपके सामने संख्याएँ दी गई हैं और वो संख्याएं सभी भिन्न में हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 7/8 और 2/5। ठीक है, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर, तो क्या है मित्र, इसमें संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 1/4 लिखेंगे, फिर 1/3, फिर 2/5, फिर 1/2, फिर क्या है 7/8। ठीक है, पहले सबसे छोटी संख्या, इसके बाद सबसे बड़ी संख्या। तो इस क्रम में लिखने के बाद क्या हुआ, कुल दी गई संख्याओं की जो संख्या है वो 5 है। अगर इसको आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 है, जो कि विषम संख्या है, और 5 आपको पता है कि 5 एक विषम संख्या है, ये 2 से नहीं कटती है। ठीक है मित्र, इसीलिए इस सीरीज का मध्य पद जो होगा वह 2/5 होगा, यानी ये 2/5 जो होगा वो मध्य पद होगा। देखिए इधर 2 है, इधर 2 अंक, बीच में ये हो गया, तो यही होगा मध्य पद। ठीक है, माध्यिका जिसे आप बोल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। बहुलक किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए बहुलक कहते किसे हैं। तो बहुलक किसे कहते हैं, दी गई संख्याओं में ऐसी संख्या जो कई बार आती हैं तो
वह संख्या दी गई संख्याओं का बहुलक कहलाती हैं। अतः दी गई संख्याओं में बहुलक 1 2 डॉट 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 इन्फिनेटिव कोई नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कोई संख्या मान लो आपको दी गई है 1 2 3 4 3 फिर 3, तो इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है तो इसमें 3 सबसे ज़्यादा बार आई है, तो यही होगा बहुलक। बहुलक की जगह आप लिखेंगे 3। तो क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित दी गई संख्याओं में बहुलक बताइए। तो देखिए कुछ संख्याएं दी गई हैं, इसमें आपको बहुलक बताना है। आप देखिए कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है। 78 एक बार आया है, 78 2 बार आया है, 12 एक बार आया है, 12 2 बार आया है, 75 केवल एक बार आया है तो 75 हम काट देंगे, 23 एक बार, 23 2 बार। तो इसमें बहुलक कितने हो जाएंगे? इसमें बहुलक भैया 12 23 और 78 हो जाएंगे, क्योंकि 12 23 और 78 दो दो बार आए हैं। ठीक है। निम्नलिखित दी गई संख्याओं में बहुलक बताइए। तो दी गई संख्याओं में फिर बहुलक आपको बताना है। तो देखिए इसमें कौन, पहले इसको क्रमिक रूप से लिखेंगे। दी गई संख्याएं हैं 1 4 5 6 7 8। क्रमिक रूप से लिखने के बाद हम देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। तो कोई भी दोबारा रिपीट नहीं है, इसलिए इसमें बहुलक कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में औसत माध्यिका और बहुलक बताइए। तो मित्र आइए बात करते हैं औसत माध्यिका और बहुलक। माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या, औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सभी संख्याओं का योग करेंगे। आप देखिए यहाँ पे सभी संख्याओं का क्रमिक रूप से योग किया गया और संख्याओं की संख्या से भाग दिया जाएगा, यानी संख्याओं की संख्या जो है वो 11 है और 11 से जब हम भाग देंगे और योग प्राप्त होगा 126, और तो हमको मिल जाएगा भाग देने के बाद 11 से 11.45। कुल संख्या है 11, इसलिए माध्यिका 5 और बहुलक 2,5 होगा। देखिए माध्यिका 5 क्यों होगा, माध्यिका 5 क्यों होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुलक जो होगा, बहुलक देखिए 5 क्या है कि कई बार आया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें बहुलक 5 होगा और माध्यिका जो बीच की संख्या होती है वही माध्यिका होता है। और माध्यिका औसत इसमें कितना होगा, औसत 11.5 होगा, लेकिन संख्या अगर दी गई है तो 11 दी गई है, तो इधर से 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5, इधर से 5 संख्या काटिए, इधर से 5 संख्या काटेंगे, 1 2 3 4 5, तो बीच में क्या बच रहा है 5, तो माध्यिका क्या होगी, बीच वाला पद होता है, तो माध्यिका 5 हो जाएगी। औसत 11.45 हो जाएगा। और बहुलक की बात करें तो 5 कई बार आया है, तो इसलिए ये बहुलक हो जाएगा 5, और 2 2 बार आया है, इसलिए बहुलक में 2 भी शामिल होगा। और कोई संख्या 2 बार नहीं रिपीट हुई है, तो बहुलक और कोई नहीं।